तो दोस्तों आज हम लोग एक नया चैप्टर नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज आप लोगों का क्लास 10 इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्लास है। सर सबसे पहले जो मैं क्लास 9 इकोनॉमिक्स में बोल रहा था और अब मैं बोल रहा हूँ क्लास 10 में कि भाई 9 से वे 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 मोर इंटरेस्टिंग है क्लास 10 का इकोनॉमिक्स। रीजन बीइंग टू फोल्ड। नंबर वन, क्लास 9 का इकोनॉमिक्स क्या था ना, हाँ बहुत इंटरेस्टिंग था, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग दैट, बट काफी चीजें याद रखना पड़ता था, काफी चीज रट्टा लगाना। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको दे दिया गया कि लिबरलाइजेशन का 4 एडवांटेजेस क्या है तो वो याद रखना पड़ेगा। देयर इज नो हेल्पिंग इट, समझ सकते हो बट याद रखना पड़ेगा, राइट। इसमें ये जो चैप्टर अब हम लोग का 10 में इकोनॉमिक्स आ रहा है ना, उसमें वेरी फ्यू ऐसा चैप्टर है जहां ऐसा कुछ याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये बात तो सर समझ में आ गया। फर्स्ट चैप्टर अपने स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ अद्विक बोल। सर आद्विक तेरा ऑडियो ना जो है लाइट आ रहा है। चैट में लिख के बता देना क्योंकि तेरा ऑडियो बहुत हल्का आ रहा है, आवाज बहुत हल्का आ रहा है। चैट में लिख के बोलना। हाँ बोलिए। आद्विक आद्विक एक सेकंड, आद्विक आपका आवाज जो है ना बहुत लैग कर रहा है। आप एक काम करो ना, आप लिख के बता दो, उसके बाद मैं उसका जवाब दे देता हूँ। फटाफट आप लिख लो, मैं वेट कर ले रहा हूँ, मैं कुछ बोल नहीं रहा 15 सेकेंड। आप फटाफट लिखो, उसके बाद सुनना, हाँ सिर्फ सुनने पे फोकस करना। ओके जी, तब तक अपने बात कर रहे थे है ना, जब तक आद्विक का बात आ रहा है। आद्विक अपना डाउट लिख रहा है। ओ अच्छा, आद्विक बोल रहा है कि सर आप क्या बोले अभी रिपीट कीजिए। ओके। आद्विक दोस्त मैंने बस आद्विक दोस्त मैं यही कह रहा था कि हम लोग का जो क्लास 10 का इकोनॉमिक्स है ना, वो वे मोर इंटरेस्टिंग है बिकॉज इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी है, सम्स भी आई मीन, और जो याद रखने वाला पार्ट भी है वो ऐसा है कि अगर आप समझ गए ना, यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज। आपको रट्टा लगाने का दरकार नहीं है जैसा क्लास 9 में मैक्सिमम चैप्टर्स में पढ़ता था। इज ऑल आई एम सेइंग, समझ गए ना, ये बात है। अद्विक क्लियर है दोस्त? बस, तो मैं ये यही बता रहा था आप लोगों को कि 10 में देर इज अ यूज ऑफ नंबर वन न्यूमेरिकल्स। नंबर वन 10 में देर इज अ यूज ऑफ न्यूमेरिकल्स। एंड नंबर टू, क्लास 10 में जब आप लोग पढ़ाई करेंगे यू विल फाइंड आउट कि जो थ्योरी है इज वे मोर इंटरेस्टिंग। ठीक है ना, वो तो आज से ही समझ में आ जाएगा। हम लोग फर्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हैं जी। दोस्तों फर्स्ट चैप्टर का नाम है डिमांड। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है डिमांड। क्या हम लोग समझेंगे, या हमारा जर्नी क्या रहने वाला है डिमांड का, आइए आप लोग के साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। सर ये पीडीएफ या जो भी मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना, एक स्टूडेंट्स नए हैं आप लोग में से तो उनको बता दूं कि ये पूरा पीडीएफ ग्रुप में चला जाता है आप लोग के पास। ठीक है, सबको बैच कोड मिल जाएगा जिससे वीडियो बैकअप भी अवेलेबल रहेगा। और ये पूरा का पूरा पीडीएफ को आप लोगों को अभी क्लास में बैठ के छापने का दरकार नहीं है। क्लास में बस एक ही काम चाहिए आपको कि आपको समझ में आए और जो आप सीख रहे हो वो आपको क्लास में ही याद हो जाए। अगर आप ये दो काम कर ले रहे हो दैट्स गुड फॉर मी, यू हैव वॉन द गेम फॉर मी। समझ गए? प्लीज ये चीज को फॉलो करें और कुछ भी एक्स्ट्रा मैजिक करने का दरकार नहीं है। सुनो, इस चैप्टर का जर्नी में देयर आर 6 टॉपिक्स दैट वी आर एक्सपेक्टेड टू कवर। सबसे पहले मीनिंग ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है ना, नीचे का भी क्या ही दिखाएंगे। बट अगर ये 6 टॉपिक्स अपने कर लिए, ये 6 हेड्स अपने पढ़ लिए, तो आप ये कह सकते हो कि भैया डिमांड का चैप्टर आपका प्रिपेयर हो गया। ये अश्योरेंस है, ये प्रॉमिस है कि क्लास में ही समझाने के साथ साथ याद करवा देंगे। घर पे बुक खाली 5 मिनट के लिए खोलना पड़ेगा, खाली गो थ्रू करके आने के लिए। बाकी याद घर पे गो थ्रू भी करके आने का दरकार नहीं है, मतलब इतना ज्यादा श्योर है। बट पॉइंट ये कि आप लोग सुनना, और अगर नहीं समझ में आए तो डाउट तुरंत पूछना, तुरंत रोक के डाउट आस्क। दैट इज व्हाट आई रिक्वायर। सर चलो ठीक है, आपका मसला तो क्लियर है। सर जी क्या है डिमांड? क्या है डिमांड? कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। आइए आप लोगों को ये जो डिमांड का कॉन्सेप्ट है या डिमांड का जो ज्ञान है वो आप लोगों को प्रोवाइड करें। सुनो जी, भाई हम लोग अक्सर देखे हैं
कि यार मेरे को तो यार मजा आ जाएगा लाइफ में अगर बंगला हो, गाड़ी हो, है ना, सभी अपने लोग सोचते हैं या सोचेंगे। हाँ सर सोचता है। वो एक डिजायर है, वो एक डिजायर है, ठीक है, डिजायर। एक बार तेरा डिजायर क्रिएट होता है तो तुम उसको पाने के लिए एफर्ट डालता है लाइफ में। सर हम मेहनत करेगा, सर हम मेहनत करेगा, हम बिजनेस करेगा, ब्ला 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 करेगा, बट हम वहां तक पहुंचेगा। तो तुम एफर्ट डालता है। जब डिजायर और एफर्ट एक साथ मिलता है ना, तो उसको बोलते हैं वांट। क्या बोलते हैं जी? वांट। डिमांड अब भी ये नहीं है, डिमांड अब भी ये नहीं है, वांट है ये तेरा। तुम एफर्ट लगा रहे हो और तुम कोशिश कर रहा हो उसके लिए, है ना। लेकिन जब तेरा एबिलिटी टू पे आ जाता है, अब तुम्हारा परचेसिंग पावर भी ऐसा हो गया कि तुम जिस प्रोडक्ट को सोच रहा था उस प्रोडक्ट को खरीदने की कैपेसिटी तुम्हारी हो गई है। मतलब वांट के साथ साथ तुमको चाहिए भी और तुम्हारे पास पैसा भी है। You are wanting it and also you have the ability to pay for it. Then you call it to be a demand. और सर सिंपल भाषा में बोलिए, याद रह जाए भाई, खरीदना भी है और खरीदने का औकात भी है। आज आर्यन चला गया एक शोरूम में, भैया मर्सिडीज दे दो, उसको तो भगाएगा ही, वॉचमैन गोदी में उसको बाहर छोड़ के आएगा, राइट। लेकिन आर्यन वहीं पे अपना एक तो फरारी गाड़ी खरीद के बैठ के उसमें जाता है और बोलता भैया मर्सिडीज दे दो, तो उसको बैठा के चाय कॉफी पिलाएगा। ये खरीद लिया तो इसका पप्पी लेगा, वो अलग। बट कहने का मतलब क्या है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि इफ योर डिजायर्स एंड एफर्ट्स आर बैक्ड बाय योर एबिलिटी टू परचेज दैट प्रोडक्ट, देन यू कॉल इट टू बी अ डिमांड। एक बात और समझ लीजिएगा, इकोनॉमिक्स क्लास 10 का रिक्वायर करता है कि आप बहुत स्पेसिफिक हो व्हाट यू आर राइटिंग। इसीलिए आप देख लो द वे आई एम राइटिंग इट, आई एम वेरी स्पेसिफिक विद द वर्ड्स आई एम यूजिंग। आपको भी सेम चाहिए। डिमांड का जब भी डेफिनेशन का बात करोगे ना दोस्तों, वो हमेशा याद रखना, डिमांड का जब भी दोस्तों बात करेंगे, हमेशा एट अ पर्टिकुलर प्राइस। डिमांड का जब भी मसला डिस्कस होगा तो हमेशा एट अ पर्टिकुलर प्राइस होगा और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होगा। एट अ पर्टिकुलर प्राइस, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सर ये बात नहीं समझ में आया, मैं आपकी जगह होता तो मैं अपने टीचर को ये बोल दिया होता कि भाई आप क्या बोले, नहीं समझ में आया, ये क्यों बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा। आइए मैं आपको समझाने की चेष्टा करता हूं। आज जब भी आप डिमांड का डेफिनेशन लिखेंगे ना, डिमांड हमेशा आप एक पर्टिकुलर प्राइस पे डिफाइन करते हो। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बदलता है वैसे वैसे डिमांड भी बदलता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ब्रांड फैक्ट्री में नॉर्मल प्राइसेस चल रहे हैं, अभी कुछ डिस्काउंट ज्यादा चल नहीं रहा है, तो है ना, मान लीजिए ब्रांड फैक्ट्री में जो कमोडिटीज बिकती है उसका 100 यूनिट्स का डिमांड है, कपड़े बिकते हैं। ब्रांड फैक्ट्री ने अनाउंस किया कि यार जो 1000 रुपए के कपड़े अब हम लोग को 400 में बेच रहे हैं। एक बात आप लोग कॉमन सेंस से बताइएगा, क्या डिमांड 100 यूनिट्स ही रहेगा कि 100 से ज्यादा हो जाएगा? इस बार ज्यादा हो जाएगा, कॉमन सेंस ये बोलता है। इकोनॉमिक्स कॉमन सेंस से ज्यादा नहीं है, ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब आप लोग अगर ध्यान देंगे तो जब प्राइस लेट्स से 1000 रुपीज था तब डिमांड 100 यूनिट्स था। जब प्राइस 400 हुआ, आप ही लोगों ने कहा जब प्राइस 400 हुआ तो डिमांड लेट से बढ़ के हो गया 800 यूनिट्स। तो इसका मतलब हर यूनिट पे, हर प्राइस पे डिमांड सेम है कि अलग है? अलग है भाई। जब प्राइस ये है तो डिमांड ये है भाई साहब, जब प्राइस ये है तो डिमांड ये है। तो इसीलिए तो मैं बोला कि जब भी डिमांड को डिफाइन करें हमेशा एट अ पर्टिकुलर प्राइस डिफाइन करें। आगे एक और बात जोड़ता हूं, इसी के साथ साथ एट अ पर्टिकुलर प्राइस के साथ साथ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सर ये नहीं समझ में हमें, आप क्या बोल रहे हो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम? आइए आपको मैं जवाब देता हूं। आज जब आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स का समय था, है, तब उस समय भी लेट्स से हम लोग बात कर लेते हैं, लेट्स से उस समय हम लोग बात कर लेते हैं, मूवी टिकट्स का डिमांड था, मूवी जाते थे लोग। लेकिन क्या उस समय जो था और आज जो है वो सेम है? अब मेरे को इस बात से लेना देना नहीं है कि आप लोग बोलेंगे सर बढ़ गया है पहले से ज्यादा या घट गया है पहले से ज्यादा, आई डोंट केयर। चलिए आप लोग बोलते हैं बढ़ गया है, मैं ये बोल रहा हूं कि चेंज हुआ कि नहीं हुआ?
हुआ, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर भी डिमांड डिपेंड करता है, यस और नो जी, यही तो बता रहा हूं मैं। सर अब मजा आ जाएगा लाइफ में अगर आप एक डिमांड का प्रॉपर डेफिनेशन दे दो। आइए मैं आपको एक डिमांड का प्रॉपर डेफिनेशन दे देता हूं, जरा ध्यान से सुनने की कोशिश करना, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है और समझ में आ जाएगा पूरा मसला। डिमांड इज द क्वांटिटी विच द, सुन लेना, डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच द कंज्यूमर्स, प्लीज सुनना, एक एक कीवर्ड यूज करूंगा। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी विच द कंज्यूमर्स आर विलिंग, which the consumers are willing and able to buy at a particular price at a particular point of time। ये डिमांड का डेफिनेशन होना चाहिए। सर एक बार और बोलो ना। ओके एक बार और बोलता हूं। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी which the consumers are willing to purchase at a willing to purchase and have the ability to purchase at a particular price and a particular point of time, at a particular price at a particular point of time। ये है डिमांड का डेफिनेशन। सर एक बार और ओके। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच द कंज्यूमर्स आर एबल टू बाई एंड आर विलिंग टू बाई एट द गिवन प्राइस या फिर एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसमें क्या क्या कीवर्ड्स है? क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, विलिंगनेस एंड एबिलिटी, फिर से क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, पॉइंट नंबर 2 विलिंगनेस एंड एबिलिटी एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अगर ये चारों बात लिख दिए तो आप डिमांड का डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट समझ गए हो। हेलो, इज इट क्लियर? जी सर बिल्कुल क्लियर। सर मसला आगे बढ़ाइए। ओके जी मसला आगे बढ़ाता हूं मैं, सुनते चलिएगा बात को। अभी बात दोस्तों, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड कर। दोस्तों देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड कर। एग्जाम में आएगा कि भाई एक काम कर, डिमांड कर्व बना के दिखा दे। तो भाई डिमांड कर्व बना के दिखा दे, क्या डिमांड कर्व बना के दिखा दे? आओ देखो क्या डिमांड कर्व बना है। ऐसा क्यों होता है? मन में एक सवाल आएगा, आई विल गिव द आंसर, बट पहले ये डायग्राम याद कर लो, ये डायग्राम पहले याद कर लो। ये 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 और ये। अब आप लोग को मैं बताता हूं ये डिमांड कर्व का प्लॉटिंग और ये नो एवरीथिंग कैसे होता है। होल्ड ऑन जी, लेट मी चेंज द कलर। येलो बैकग्राउंड है तो येलो कलर नॉट गो। काम करना, ब्लैक कलर यूज। हाँ इधर देखो, इसको बोलते हैं मैथ्स के अंदर वाई एक्सिस, सब जानते हैं आप लोग, कोई भी झगड़ा नहीं करने वाला, सब जानते हैं वाई एक्सिस बोलते हैं। इसको अपन बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको अपन बोलते हैं एक्स एक्सिस। याद रखना, पूरा इकोनॉमिक्स का दुनिया के लिए बता दे रहे हैं, जब भी जिंदगी में क्वांटिटी को प्लॉट करना है, क्योंकि ग्राफ का बहुत मेजर रोल है क्लास 10 के इकोनॉमिक्स में, तो एक्स एक्सिस पे हमेशा हम लोग क्वांटिटी को प्लॉट करेंगे। क्वांटिटी जब भी प्लॉट करने का इच्छा हो हम लोग किस पे प्लॉट करेंगे? एक्स एक्सिस। सर जी वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट होगा? प्राइस। प्राइस मतलब प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब आप लोग एक बात को समझने की चेष्टा करो, क्या मान लो कि प्राइस, प्राइस यहां पर 10 रुपीज है एक कमोडिटी का, ठीक है, मतलब कम है प्राइस। जब प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा होता है, तो मतलब अगर P1 यहां पर है, प्राइस P1 यहां पर है, तो क्वांटिटी Q1 यहां पर है मेरे दोस्तों, तो दोनों का इंटरसेक्शन कहां हो रहा है? यहां हो रहा है, ठीक है जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अब मैं ये बोल रहा हूं कि मान लीजिए प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया मतलब सामान जो है वो महंगा हो गया। अगर दोस्तों सामान जो है वो महंगा हो गया तो प्राइस को मैं ले गया कहां पर? P2 पर। अब अगर प्रोडक्ट महंगा हो गया, प्राइस जो है वो बढ़ गया, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो क्वांटिटी को मैं ले जाऊंगा कहां पर? Q2 पर। तो अब ये इंटरसेक्शन कहां हो रहा है? यहां पर हो रहा है। एक बार और सर, अगर मान लीजिए प्राइस को मैं और फर्दर बढ़ा दिया तो क्वांटिटी जो है वो और फर्दर डिटोरिएट हो जाएगा और कम हो जाएगा। जी सर, मान लीजिए दोनों तीनों का इंटरसेक्शन यहां हो रहा है। अब अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं, अब अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं दोस्तों, तो जरा ध्यान दीजिएगा, इन तीनों को जोड़ता हूं तो क्या बनेगा? ये ऐसा एक कर्व बनेगा, ऐसा एक कर्व बनेगा। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर द डिमांड कर्व, इसको बोलते हैं डिमांड कर्व। और आप लोग सबको देख लिए, डिमांड कर्व क्या होता है जी? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डिमांड कर्व क्या होता है जी? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डिमांड कर्व इज ऑलवेज व्हाट?
डिमांड कर्व इज ऑलवेज व्हाट? डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्योंकि लेफ्ट से राइट जो है वो नीचे की तरफ भाग रहा है, लेफ्ट से राइट जो है वो जी वो नीचे की तरफ भाग रहा है। इसीलिए मैं क्या बोला कि डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि देखो वो नीचे की तरफ भाग रहा है। आप लोग देख पा रहे हैं ना, यहां से देखिए ये यहां पे आ गया, इट्स कॉल्ड डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसका एक और नाम है, सारे नाम मैं बता देता हूं क्योंकि एग्जाम में किस नाम से आएगा बोर्ड्स में यू डोंट नो। डाउनवर्ड स्लोपिंग भी बोलते हैं और इसको अपन इनवर्स कर्व भी बोलते हैं, इसको अपन इनवर्स कर्व भी बोलते हैं, इसको अपन इनवर्स कर्व भी बोलते हैं। सर इनवर्स कर्व क्यों बोलते हैं? इनवर्स कर्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अपोजिट रिलेशनशिप है ना, अपोजिट रिलेशनशिप के लिए वर्ड यूज इनवर्स भी होता है, इसीलिए इसको इनवर्स कर्व या डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बोलते हैं। आया समझ में बात? सर जो भी आप अभी तक क्लास में सिखाए हो, एक मिनट आद्विक मैं आपका क्वेश्चन ले रहा हूं, पर जो भी मैं क्लास में अभी तक सिखाऊं एक बार रिवाइज करता हूं, फिर आप लोगों का जैसे आद्विक का डाउट है या किसी का भी डाउट है वो आई विल टेक इन द क्लास, ठीक है ना। अभी तक मैंने ये बताया डिमांड का डेफिनेशन क्या है। मैंने जनाब आप लोगों को सिर्फ ये बताया कि डिमांड है कि कितना क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी आप केपेबल हो परचेज करने के लिए, विलिंग टू परचेज एंड आर एबल टू परचेज एट द पर्टिकुलर प्राइस एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फिर मैंने आपको बताया कि डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब ये ऐसा होता है, लेफ्ट से राइट नीचे की तरफ गिर रहा होता है। क्यों? क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो होता है इनवर्स रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि जब प्राइस बढ़ता है, महंगा होता है सामान, तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाता है, और जब प्राइस सस्ता होता है प्रोडक्ट का तो क्वांटिटी डिमांडेड उसका बढ़ जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, एनी डाउट्स हियर? हाँ दोस्तों, ऑनलाइन वालों, अद्विक शायद आप कुछ पूछ रहे थे, ऋषित माय डियर फ्रेंड क्लियर है क्या? वेरी गुड आद्विक, समझ गया मैं। आद्विक वेरी गुड आद्विक। आद्विक मैं कंप्लीट करता हूं आपके लिए, आप बताना कि आद्विक यही पूछना चाह रहे थे क्या? आद्विक बोल रहे हैं कि सर कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर जरूरी नहीं है कि प्राइस बढ़े या घटे तो डिमांड भी बढ़े या घटे ही। आद्विक कुछ ऐसा ही बोलना चाह रहे थे क्या दोस्त? ब्यूटीफुल आद्विक, बहुत ही बेहतर दिमाग चला रहा, और इसलिए आद्विक एक हेड एक कॉन्सेप्ट है हमारे सिलेबस का डिस्कशन, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। आद्विक यहां पर वो सब चीजों का बात करेंगे। समझ आया मेरे दोस्त? अब एग्जाम्पल दे देते हैं, जब आद्विक बोला है ना तो आप लोग को एग्जाम्पल दे देते हैं, बट बहुत ही ब्रिलियंट आद्विक। आद्विक क्या एग्जाम्पल बोला है? आद्विक का एक एग्जाम्पल आद्विक के बिहाफ में मैं लेता हूं। सर मान लो नमक, नमक सॉल्ट, आज मान लो पुनीत का इनकम बढ़ गया, तो पुनीत थोड़ी बोलेगा कि 10-20 किलो नमक भैया और भेजो, हम और पैसा वाला हो गया। हाँ, पुनीत जिस तरीके का कपड़ा खरीदेगा वो शायद बढ़ जाए, जो ब्रांड का कपड़ा खरीदेगा वो चाहे बेहतर हो जाए, हो सकता है वो जो ट्रेवल कर रहा है, टूर कर रहा है, पुनीत जो कर रहा है वो शायद बढ़ जाए। तो यहां पर तो देखो सब कुछ सही है, लेकिन जरूरी ये नहीं है कि इसका ये भी बढ़े। अब मान लो कि मान लो कि आर्यन को पता चलता है कि जो माचिस है, जो 5 रुपया का पैकेट मिलता था, अब माचिस जो है वो 4.5 रुपया का हो मिलने लगा है। तो आर्यन क्या पूरा पॉकेट मनी खर्चा करके ले आएगा सारा माचिस घर पे? बोलेगा पापा सस्ता हो गया था ले आए? नहीं ना होगा। तो मतलब प्राइस कम होने के बाद भी कुछ कमोडिटीज का क्वांटिटी डिमांडेड बढ़े, ऐसा बिल्कुल जरूरी। लेकिन दोस्तों ये सब जनरल बात हम लोग जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, वो जनरल बातें हैं, जो जनरल बातें। कुछ एक्सेप्शंस हैं, इनफैक्ट कुछ जगह ऐसा होगा कि जहां पर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है लेकिन फिर भी उसका क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा होगा। एग्जांपल दे देते हैं आप लोगों को जब बात चला है तो। मान लो सानवी के पास बहुत पैसा है, एक मिनट, सानवी के पास बहुत पैसा है, गोल्ड या डायमंड महंगा हो गया। जब गोल्ड डायमंड महंगा हुआ तो सानवी को दुनिया को दिखाना है कि मेरे पास मेरा स्टेटस क्या है, सोसाइटी में स्टेटस क्या है मेरा, तो सानवी और गोल्ड और डायमंड का ज्वेलरी पहन रही है। अरे ऐसा होता ही है। अंबानी आज एक कार टेस्ला महंगा है तो वो और महंगा कार, वो 2-3 टेस्ला खरीद लेगा, ये दिखाने के लिए कि मेरा स्टेटस क्या है।
ये सब एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड है, ये सब जनरल बिहेवियर के विपरीत है। हम लोग अभी इसको नहीं पढ़ेंगे। क्या इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे? यस, बट अभी पढ़ेंगे? नो। अभी हम लोग जनरल पढ़ रहे हैं। और जनरली दुनिया में क्या होता है भाई कि कोई चीज अगर सस्ता हो गया, कोई चीज अगर सस्ता हो गया तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा, और कोई चीज अगर महंगा हो गया तो उसका डिमांड घट जाएगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड को मैं अब आपको बता रहा हूं। तो सर आप हम लोग समझ गए। अब आप हम लोगों को नेक्स्ट चीज जो बताने वाले हो वो है लॉ ऑफ डिमांड। क्या? हाँ, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड आपको बताऊं, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है पहले बोल के बताऊं। अच्छा, ये लॉ ऑफ डिमांड किसने दिया था? एल्फ्रेड मार्शल ने। किसने? एल्फ्रेड मार्शल। सर ये नाम तो सुने वाला है। हाँ, कहां सुना है? एल्फ्रेड मार्शल। सर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 सेकंड डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन। ओ हाँ सर, याद आ गया। क्या था सर डेफिनेशन? एक बार याद दिला देते तो मजा आ जाता। आएगा नहीं, लेकिन अब वो डेफिनेशन आपको याद दिलाना है तो ठीक है, याद दिला देते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. It examines that part of individual and social actions which is most closely concerned with the attainment of material requisites of well-being. Thus, it is on one side a study of wealth and on the other and more important side a part of study of man. पढ़ा हुआ है? सेकेंड डेफिनेशन एडम स्मिथ के बाद। अरे हाँ, याद आया सर, वही एल्फ्रेड मार्शल ये लॉ ऑफ डिमांड दिया। इतना बड़ा नहीं दिया वो। एल्फ्रेड मार्शल लॉ ऑफ डिमांड में बोला भाई सिंपल बात, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगा, प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। समझ में आया? अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट का हिंदी वर्जन है बाकी दुनिया भाड़ में जाए। समझो, जब एक कमोडिटी का आप डिमांड कर रहे होते हो ना, तो कमोडिटी का डिमांड सिर्फ उसके प्राइस पर निर्भर नहीं कर रहा होता है, बहुत सारी चीजों पर निर्भर कर रहा होता है जो अपने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड अभी पढ़ने वाले हैं उस पर पढ़ेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया, लेकिन मान लो एक इंडिविजुअल का साथ साथ में इनकम भी बढ़ गया। अब आप लोग देखो, दो दो अलग अलग बातें होंगी। क्योंकि इनकम बढ़ेगा, क्योंकि इनकम बढ़ता है तो डिमांड बढ़ता है, लेकिन प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है। यहां तो प्राइस भी बढ़ गया और इनकम भी बढ़ गया, कुछ भी हो सकता है। एल्फ्रेड मार्शल भी यही सोचा। एल्फ्रेड मार्शल इसीलिए लास्ट में लाइन ऐड कर दिया, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। मतलब जब तुम प्राइस को स्टडी कर रहा है तो प्राइस और क्वांटिटी को ही स्टडी कर, बाकी फैक्टर्स को कंसीडर मत कर। सर ये लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? बहुत ही सिंपल बात बोलता है। लॉ ऑफ डिमांड जनाब ये बोलता है, एक मिनट जी। हाँ, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है जी? बहुत ही सिंपल बात बोलता है। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, क्या बोलता है लॉ ऑफ डिमांड? कि जब एक प्राइस ऑफ अ कमोडिटी बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, एंड व्हेन प्राइस फॉल्स क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस। अब बोलना है बाकी दुनिया भाड़ में जाए। ये दो तरीके से बोल सकते हैं। पहला, एक वर्ड है जिसको बोलते हैं सेटेरिस पेरिबस। ये लैटिन है, ये लैटिन है। ये लैटिन में क्या बोलता है? अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। और इन सब का हिंदी ट्रांसलेशन है बाकी सब भाड़ में जाए। समझ आया? हम लोग को हिंदी ट्रांसलेशन नहीं लिख के आना है स्कूल में, खाली सेटेरिस पेरिबस या अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट में से एक लिख कर आना है स्कूल में। और एक बात याद रखना, जब भी तुम लॉ ऑफ डिमांड लिख के आएगा स्कूल में, तुमको ये जो ऊपर में डायग्राम दिख रहा है ना, ये बना के दिखाना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स क्लास 10 में इजी होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बट एट द सेम टाइम लेंथी होने वाला है। अगर फुल मार्क्स का किसी का टारगेट है तो भाई आ जाएगा, बस जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे करते जाना, लिखते जाना। सर चलो समझ में आ गया। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस द क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल, एंड व्हेन प्राइस फॉल्स क्वांटिटी डिमांडेड विल राइज। बाकी दुनिया भाड़ में जाए, आई मीन अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। हेलो एवरीवन, क्रिस्टल क्लियर ऑनलाइन दोस्तों? बोलो तो बोलो। अभी आगे का मसला क्या है अपने देखते हैं। अब हम लोग जो पॉइंट पर आने वाले हैं ना दोस्तों, वो जरा ध्यान से सुनना। इसको हम लोग ना
ये जो पॉइंट अब मैं बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड खत्म हो गया भाई। हाँ, अब मैं जिस पॉइंट पर आप लोगों को लेकर आ रहा हूं वो है टाइप्स ऑफ डिमांड, वो है। लेकिन सर हेडिंग में तो आपने लिख रखा है कुछ और ही, बिल्कुल जानबूझ के, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट अब मैं पढ़ा रहा हूं ना आपको, इसको कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं और टाइप्स ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। समझने की चेष्टा करें कि किस बारे में मैं बात कर रहा हूं, आप लोग समझ जाएंगे, है ना। ठीक है, बोलो सर। मान लीजिए ये एक कंज्यूमर ए है। याद रखना एक इंपॉर्टेंट बात, एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी चैप्टर डिमांड का पढ़ रहे हो, जब भी चैप्टर डिमांड का पढ़ रहे हो, तो आपको किसके साइड से सोचना है? आपको सोचना है कंज्यूमर के साइड से। एक चैप्टर आएगा भी सप्लाई डिमांड के बाद, तब आपको किसके साइड से सोचना है? प्रोड्यूसर के साइड से। अभी बात डिमांड का चल रहा है भाई, जब डिमांड पढ़ रहा है तो किसके साइड से सोच? कंज्यूमर के साइड से सोच। सर मसला क्लियर है? तो अब मैं क्या बोल रहा था कि मान लीजिए कंज्यूमर ए का अपन बात कर रहे हैं। अब दोस्तों कंज्यूमर ए का डिमांड अलग अलग प्राइसेस पर मैं आपको बताता हूं। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। लेट्स से जब प्राइस 10 रुपीज होता है तो ये 100 यूनिट खरीदता है, 20 रुपया होता है तो ये 50 यूनिट्स खरीदता है, और जब प्राइस 30 रुपीज होता है तो ये 25 यूनिट्स खरीदता है। जब आप एक इंडिविजुअल को स्टडी कर रहे होते हो ना, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। मैंने क्या बोला था? टाइप्स ऑफ डिमांड भी पढ़ रहे हैं और कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड भी पढ़ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। पुनीत क्या बोलते हैं दोस्त? इंडिविजुअल। जब आप अलग अलग प्राइसेस पर एक इंडिविजुअल क्या क्वांटिटी कंज्यूम करने को रेडी है, अलग अलग प्राइसेस पर जब आप एक इंडिविजुअल क्या क्वांटिटी कंज्यूम करने को रेडी है, जब आप इस चीज को स्टडी कर रहे होते हो, इस चीज का टेबल या ग्राफ बना रहे होते हो, तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। आइए मान लीजिए मैं एक बंदा बी को भी ऐड कर लेता हूं। ये क्वांटिटी डिमांडेड बाई ए था, अब मैं बी को भी ऐड कर लेता हूं, है ना। तो मान लीजिए दोस्तों कि मैंने ऐड कर लिया क्वांटिटी डिमांडेड बाई अवर डियर फ्रेंड बी। तो जब मैं बात करता हूं कि क्वांटिटी डिमांडेड, जब मैं बात करता हूं क्वांटिटी डिमांडेड बाई अवर डियर फ्रेंड बी, तो उसमें मान लो हो सकता है 40, 30, 10, कुछ भी हो सकता है। जब हम लोग प्राइस और कंज्यूमर बी का करें तब भी उसको बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड ही, क्योंकि हम लोग यहां पे कितना कंज्यूमर को कंसीडर कर रहे हैं? एक कंज्यूमर का बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं अलग अलग प्राइसेस पर, एक कंज्यूमर का डिमांड को स्टडी कर रहे हैं अलग अलग प्राइसेस पर, वो हो गया इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन मेरे दोस्तों जब हम बात करते हैं मार्केट डिमांड का, लेकिन मेरे दोस्तों जब हम बात करते हैं मार्केट डिमांड का, तो मार्केट डिमांड इज अ सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड्स। मार्केट डिमांड इज अ सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड। मतलब ए और बी का टोटल डिमांड मिला के कितना हो गया? 140 रुपीज, है ना, सॉरी 140 यूनिट्स। 50 और 30 मिला के कितना हो गया? 80 यूनिट्स। 25 10 मिला के कितना हो गया? 35 यूनिट्स। तो जब आप दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल, मतलब एक से ज्यादा इंडिविजुअल, जब आप एक से ज्यादा इंडिविजुअल का डिमांड को अलग अलग प्राइसेस पे टोटल करते हैं तो उसको बोलते हैं मार्केट डिमांड। जब भी आप मार्केट डिमांड स्टडी कर रहे होते हो या इंडिविजुअल डिमांड स्टडी कर रहे होते हो, यू ऑलवेज डू इट फॉर अ सिंगल कमोडिटी। मतलब मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं फॉर मिल्क, इंडिविजुअल डिमांड या मार्केट डिमांड फॉर मिल्क, तो बात जब मिल्क का हो रहा है तो बात सिर्फ मिल्क का ही होगा। बीच में आलू, पनीर, बटर ये सब मत लाओ। मिल्क का हुआ तो सिर्फ मिल्क को देखो। हेलो जी, क्रिस्टल क्लियर है? तो सबसे पहले आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड का। हाँ बोलो दोस्त। अच्छा, तो आद्विक आप बेसिकली ये बोल रहे हो, आद्विक यही बोल रहा है ना कि इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड, क्या मैं रिपीट कर सकता हूं? आद्विक यही बोल रहे हो क्या? ठीक है, कर देता हूं। आद्विक मान लीजिए एक कंज्यूमर को आप पकड़े, ठीक है, कितना कंज्यूमर आद्विक? एक। एक कंज्यूमर अलग अलग प्रोडक्ट का जब प्राइस होता है तो वो क्या क्या क्वांटिटी खरीदने को रेडी हो जाता है, जब आप सिर्फ एक कंज्यूमर के लिए स्टडी कर रहे होते हो ना, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन मेरे दोस्त आद्विक, जब एक से ज्यादा इंडिविजुअल होते हैं, एक ये ऐसे करके आप अपने कॉम्प्लेक्स के सारे इंडिविजुअल्स का डिमांड को जोड़ लीजिए, वो माय डियर फ्रेंड बन जाता है मार्केट डिमांड। लेकिन हमेशा मार्केट डिमांड हम लोग कितना कमोडिटी के लिए स्टडी करते हैं? सिंगल कमोडिटी के लिए। अच्छा, ये देखो यहां पर, ये एक इंडिविजुअल डिमांड कर ए का, ये इंडिविजुअल डिमांड कर बी का, और मार्केट डिमांड कर जो टोटल है।
जो टोटल है। तीनों में जो डिमांड कर रहे हैं वो है डाउनवर्ड स्लोपिंग ही। लेकिन एक छोटा सा बात नोट कीजिएगा प्लीज, ये जो है ना थोड़ा स्टीप है, बट ये जो है थोड़ा सा फ्लैट है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि समझने का कोशिश, जब आप एक इंडिविजुअल का स्टडी कर रहे होते हो ना, तो एक इंडिविजुअल का डिमांड फट फट बहुत ड्रास्टिकली चेंज होता है। लेकिन मार्केट में क्या होता है, जब आप टोटलिटी करते हो तो वो जो चेंज है वो इतना तेजी से नहीं हो रहा होता, क्योंकि सबका टोटल साथ में आ गया होता है। एग्जाम्पल और बेहतर एग्जाम्पल देता है, एक बहुत ही खराब एग्जाम्पल दे रहा है, पर समझ आ जाएगा उससे, उसके बाद इस पे आएगा, है ना। बहुत ही घटिया एग्जाम्पल दे रहा है, तो ना वो एग्जाम्पल क्या है। तुम क्लास में ध्यान नहीं दे रहा था, टीचर तुमको खड़ा करके बेइज्जत किया, तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुमको खराब लगेगा? लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो बाहर भेज दिया, तुम अकेला क्लासरूम के बाहर खड़ा है, तुमको खराब लगेगा? लेकिन तुम्हारे साथ 5 लोगों को और खड़ा कर दिया और सेम प्रोसेस रिपीट किया, अब थोड़ा बेहतर लगेगा? अब थोड़ा बेहतर लगेगा, क्योंकि मार्केट इज एबल टू ऑब्जॉर्व, बिकॉज मार्केट इज एबल टू ऑब्जॉर्व। जो बेइज्जती हुआ है वो ऑब्जॉर्व हो गया 5 में। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? ये लॉजिक है। बोला था खराब एग्जांपल देगा, शुरू से ही बोला था, शुरू में ही बोल के हम बोला था कि खराब एग्जांपल देगा। तो डिमांड के केस में भी भाई यही होता है, एक इंडिविजुअल डिमांड कर, एक इंडिविजुअल का बात कर रहा होता है तो वो बहुत थक से बहुत तेजी से गिरता है, बट मार्केट डिमांड कर जो होता है वो रिलेटिवली फ्लैट होता है। इतना कोई घुस के पूछता नहीं है, बट ठीक है बताना था तो बता डाले। आगे बढ़ो सर। तो टाइप्स ऑफ डिमांड में आपने पहला टाइप ऑफ डिमांड पढ़ लिया, विच इज इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल इज डिमांड इज द डिमांड or a commodity at different prices at a particular point of time by a single consumer, by a single individual. And market demand is a demand at various prices for a given commodity at a particular type of at a particular point of time by various people taken together or by the market. Various people taken together को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मार्केट। इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड पहला टाइप ऑफ डिमांड हो गया, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट टाइप ऑफ डिमांड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड ज्वाइंट डिमांड। विच इज कॉल्ड ज्वाइंट डिमांड। ये इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप लोगों को 2 चीजें दिख रही होंगी सर, एक दिख रहा है कार और एक दिख रहा है पेट्रोल। ये है ज्वाइंट डिमांड। ज्वाइंट डिमांड का मतलब डिमांड फॉर दोस कमोडिटीज विच आर ऑलवेज यूज्ड टुगेदर। डिमांड फॉर दोस कमोडिटीज विच आर ऑलवेज यूज्ड टुगेदर। डिमांड उन कमोडिटीज के लिए जो हम लोग हमेशा साथ में यूज करते हैं, जो हम लोग हमेशा साथ में यूज करते हैं। कार पेट्रोल, कार पेट्रोल हो गया। फिर आपका हो गया पेन एंड रिफिल, साथ में यूज करते हैं। ज्वाइंट डिमांड, डिमांड फॉर कमोडिटीज विच आर ऑलवेज वांटेड टुगेदर। अब स्कूल यूनिफॉर्म लिए, शर्ट पैंट, टाई बेल्ट, सॉक्स एंड शूज, दीज आर ज्वाइंटली डिमांडेड। इकोनॉमिक्स में एग्जाम्पल लिखना जरूरी है, एग्जाम्पल लिखना जरूरी है। ज्वाइंट डिमांड मतलब वो 2 कमोडिटीज जो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। अभी लोग इमोशनल होकर एग्जाम्पल में रोमियो जूलियट, हीर रांझा, लैला मजनू ये सब लिख के आ जाता है। इतना ज्यादा इमोशनल होने का दरकार नहीं है, प्रोडक्ट का बात चल रहा है, इंसान का नहीं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो साथ में नहीं रह सकता वो ज्वाइंट डिमांड, वो प्रोडक्ट्स के लिए बात कर रहा है, जैसे कार पेट्रोल आपका हो गया, हाँ बिल्कुल, शू एंड शू पॉलिश, ये सारी चीजें आपका कवर हो गया। तो ज्वाइंट डिमांड का मतलब प्रोडक्ट्स विच आर ऑलवेज डिमांडेड टुगेदर। एग्जाम्पल देना जरूरी है, ठीक है। नोट्स का चाप मत लीजिएगा, लिखने का मिल जाएगा, पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, तो डोंट यू वरी, उस पर पैनिक नहीं करना है। क्लास में अगर पैनिक तब करना है आपको जब क्लास में समझ नहीं आए या याद ही नहीं हो रहा है क्लास के लिए, दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, ठीक है। तो ज्वाइंट डिमांड क्या है? डिमांड फॉर दोस कमोडिटीज विच आर यूज्ड ज्वाइंटली, या आई वुड रादर से विच आर डिमांडेड टुगेदर। ये तो सिंपल मसला है सर। ओके आगे बढ़े जी सर। तो अभी तक आप 3 टाइप ऑफ डिमांड बताए हो सर, एक इंडिविजुअल, दूसरा मार्केट, तीसरा ज्वाइंट। इंडिविजुअल मतलब जब आप एक कंज्यूमर का अलग अलग प्राइसेस पर डिमांड को स्टडी करते हो। मार्केट डिमांड का मतलब आप जब पूरे मार्केट का
डिमांड को स्टडी करते हुए डिफरेंट प्राइसेस, और ज्वाइंट डिमांड मतलब डिमांड फॉर कमोडिटीज विच आर ऑलवेज यूज्ड एक साथ टुगेदर। अभी आप लोग इधर देखो सर, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं वो है डिराइव्ड डिमांड। कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं, एक्चुअली टाइप क्या है, डिराइव्ड डिमांड। फोर्थ टाइप विच यू आर सीइंग राइट नाउ इज डिराइव्ड डिमांड। सर लेकिन कुछ समझ में नहीं है। मैं बोला देखो, एक बात करना, एक एक इमेज आपको दिखाई पड़ रहा है, एक इमेज आपको दिखाई पड़ रहा है। मान लीजिए आपने अच्छा अर्निंग कर लिया, आपने अपने आप को वो अच्छे से अर्न कर लिया। अब एक बात आप समझाइएगा, एक में आपको दिख रहा है सैंड ग्रेवल स्टोन्स, एक इमेज में, एक इमेज में एक बंगलो दिख रहा है आपको, ठीक है कि नहीं है। एक इंडिविजुअल जो ये कर लिया, वो जिंदगी में क्या खरीदना चाहेगा? हाँ, बंगलो। अरे किसी को भी ये सपना आता है क्या कि बहुत सारा पत्थर खरीदेगा हम पैसा कमा के, बहुत सारा सैंड, बहुत सारा बालू, बहुत सारा सीमेंट उसमें खेलेगा? ऐसा सपना आता है क्या? अजीब अजीब। नहीं आता तो दिक्कत है, फिर अगर आता है तो दिक्कत है भाई। अब सोच, तुम अर्न कर लिया, तेरे को बंगलो चाहिए, वेरी गुड, लेकिन एक बात बता, बंगलो इन सब के बिना बन सकेगा क्या? तो डायरेक्ट डिमांड किसका हुआ? बंगलो का। लेकिन उस बंगलो को बनाने के लिए क्या चीज का डिमांड अराइज हुआ? सैंड ग्रेवल और स्टोन का। डायरेक्ट डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए जिस चीज का डिमांड अराइज हो उसको बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड। तुम लोग जब यहाँ पे आके क्लास में बैठा, क्लास में जब तुम लोग अटेंड कर रहे हो, तो तुम लोग को थोड़ी चाहिए था कि यार कोई सामने में बैठे और बकबक करे। तुम लोग को चाहिए नॉलेज, तुम लोग को चाहिए इकोनॉमिक्स का नॉलेज, वो डायरेक्ट डिमांड है। क्योंकि डायरेक्ट डिमांड फॉर इकोनॉमिक्स का नॉलेज अराइज हुआ, इसलिए तुम मेरे पास आया, इसीलिए मेरा डिमांड अराइज हुआ। सो मेरा डिमांड इज कॉल्ड डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड का मतलब है जो इंसान के सपने में नहीं आता है, लेकिन जो सपने में आता है उस चीज को बनाने के लिए, पूरा करने के लिए कोई और चीज का दरकार पड़ता है। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक टी शर्ट एडिडास का। हाँ, तो ये जो एडिडास का टी शर्ट है ना, मेरा डायरेक्ट डिमांड इसके लिए राइज हुआ, लेकिन इसको बनाने के लिए कॉटन या वुल वट एवर हैज बीन यूज्ड, स्टिचेस एंड एवरीथिंग, लेबर हैज बीन एम्प्लॉयड, वो सबका डिमांड राइज हुआ। सो वो सबका डिमांड टू फुलफिल दिस शर्ट का डिमांड इज कॉल्ड डिराइव्ड डिमांड। सर एक मन में सब बात आ रहा है, बोले, हम बोला बोलो। सर मन में ये आ रहा है कि डिराइव डिमांड को हम लोग इनडायरेक्ट डिमांड भी बोल सकते हैं। बिल्कुल सही बोला, क्योंकि डायरेक्टली इसके लिए डिमांड अराइज नहीं हुआ, किसी और चीज के लिए हुआ। बट क्योंकि किसी और चीज के लिए डिमांड अराइज हुआ तेरा, तो इनडायरेक्टली तेरे को इस चीज का डिमांड हुआ, डिराइव डिमांड। क्लियर है जी? ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दोस्तों हमारा, विच इज कॉल्ड एज, हाँ, विच इज कॉल्ड एज कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड, अब ये क्या है कंपोजिट डिमांड? कंपोजिट डिमांड का मतलब होता है डिमांड फॉर दोस कमोडिटीज विच हैव मल्टीपल यूजेस। बोलो सर, बोलो 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 बोलो, क्या होता है? डिमांड फॉर दोस कमोडिटीज विच हैव मल्टीपल यूजेस, जिनका यूजेस जो होता है वो मल्टीपल होता है। हेलो, क्लियर है? सर अभी आपके सामने दिख रहा है, इन सारे प्रोडक्ट्स में, इन सारे प्रोडक्ट्स में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? मिल्क। क्योंकि ये सारा प्रोडक्ट, चाहे बटर हो, चाहे चीज हो, चाहे चॉकलेट हो, चाहे सिरप हो, कुछ भी हो, वो सब मिल्क से बना है। तो डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट विच हैज मल्टीपल यूजेस, उसको बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। इसको बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड क्या होता है? डिमांड फॉर दोस कमोडिटीज विच हैव मल्टीपल यूजेस। अब आप इलेक्ट्रिसिटी भी लिख सकते हो इधर पे, भाई इलेक्ट्रिसिटी से फैन भी चलता है, लाइट भी चलता है, लैपटॉप भी चार्ज होता है, एसी भी चलता है, सब होता है, प्रोजेक्टर भी चलता है। तो यानी कि सर अभी तक आप हम लोगों को 5 तरीके का डिमांड बताया, इंडिविजुअल, मार्केट, ज्वाइंट, एक साथ यूज होने वाला। फिर हम लोगों ने पढ़ा क्या चीज के बारे में? हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड मतलब कि डिमांड फॉर दोस कमोडिटीज विच अराइज टू सेटिस्फाई द डिमांड फॉर सम अदर कमोडिटी।
Yes or no? Derived demand. और फाइनली कंपोजिट डिमांड, डिमांड फॉर दोस कमोडिटीज विच हैव मल्टीपल यूजेस। टाइप्स ऑफ डिमांड में जो लास्ट पॉइंट है विच इज कॉल्ड एक्सांटे एंड एक्सपोस्ट डिमांड। एक्सांटे एंड एक्सपोस्ट डिमांड। क्या ये एक्सांटे और क्या ये एक्सपोस्ट भाई साहब? एक्सांटे का मतलब है कि जो तुम्हारा प्रेडिक्शन है कि अगर प्राइस 20 रुपीज हुआ तो बाजार में इस कमोडिटी का डिमांड 1000 यूनिट्स हो जाएगा। एस्टिमेटेड डिमांड, क्या? एस्टिमेटेड डिमांड, फ्यूचर, इट टॉक्स अबाउट फ्यूचर, उसको बोलते हैं एक्सांटे, उसको बोलते हैं एक्सांटे। एक्सपोस्ट डिमांड का मतलब जब प्राइस 5 रुपया था तब डिमांड 1000 यूनिट हुआ। एक्सपोस्ट मतलब जो बीत गया। एक्सांटे मतलब जो प्रेडिक्टेड है, एस्टिमेटेड है। और एक्सपोस्ट मतलब जो एक्चुअल में हुआ, कि जब प्राइस 10 रुपीज था तो डिमांड 20 यूनिट्स था, 30 यूनिट्स था, वट एवर इट इज। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल कर रहा है। एक्सांटे और एक्सपोस्ट एक बार वापस एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्लीज लिसन केयरफुली एवरीवन। एक्सांटे डिमांड बात करता है फ्यूचर का, कि हमें लगता है कि जब प्राइस मिल्क का 20 रुपीज होगा तो इसका डिमांड जो है वो 500 यूनिट से बढ़ जाएगा या 500 यूनिट्स होगा। दैट्स एक्सांटे। एक्सपोस्ट डिमांड इज कि जब मिल्क का प्राइस 15 रुपीज था तब मिल्क का डिमांड 1000 यूनिट्स था। दैट इज एक्सपोस्ट। एक्सपोस्ट इज एक्चुअल, एक्सांटे इज एस्टिमेटेड। एक्सपोस्ट इज एक्चुअल जो पास्ट का है, एक्सांटे इज जो एस्टिमेटेड फ्यूचर का। अभी स्टूडेंट लोग कहां गलती करता है पूरा सुन लीजिए एक्सांटे और एक्सपोस्ट में, फिर अगर डाउट रहा तो आई टेक द क्वेश्चंस। गलती स्टूडेंट लोग ये करता है ना कि एक्सांटे और एक्सपोस्ट में कंफ्यूज कर जाता है, उल्टा लिख देता है। याद रखने के लिए ट्रिक बता रहे हैं, एग्जाम में ये लिख के मत आना जो ट्रिक बता रहे हैं, खाली याद रखने के लिए ट्रिक बता रहे हैं। यहां पर ट्रिक लिखा हुआ है, आंटी पुलिस बुला लेगी। अभी देखो, जब एक आप लोग बोलता है गाना है ना एक तो, आंटी पुलिस बुला लेगी, तो आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी में आंटे आता है मतलब एक्सांटे, और आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी फ्यूचर का है, एस्टिमेटेड डिमांड हो गया एक्सांटे। और एक्सपोर्ट डिमांड बोलता जो बीत गई सो बाद गई, हो गया, पास्ट का बात है। अब तो कंफ्यूज नहीं हो पाएगा, अब तो इधर उधर का नहीं लिखेगा। हाँ ना बोलो रे? हाँ, अब बोलो क्वेश्चन। एनीवन, एनी क्वेश्चंस यार? बोल बोल बोल। अच्छा, कंपोजिट डिमांड का मतलब होता है आद्विक दोस्त, डिमांड फॉर दोस कमोडिटीज विच हैव मल्टीपल यूजेस आद्विक। अब जैसे मिल्क है, अगर आप मिल्क खरीद रहे हो तो मिल्क से आप चॉकलेट भी बना सकते हो, मिल्क से आप आइसक्रीम भी बना सकते हो, मिल्क से आप ये क्या नाम है पनीर भी बना सकते हो, मिल्क से आप छेना भी बना सकते हो, मिल्क से आप बिस्किट्स भी बना सकते हो। तो अद्विक कंपोजिट डिमांड का मतलब उस कमोडिटी के लिए डिमांड जिसका मल्टीपल यूजेस हो। अब आप अद्विक इलेक्ट्रिसिटी घर पे बिल पे करते हो तो वो आपका कंपोजिट डिमांड है, क्योंकि उस इलेक्ट्रिसिटी को आप यूज करते हो फैंस चलाने के लिए, लाइट चलाने के लिए, अपने लैपटॉप को चार्ज करने के लिए। माय डियर फ्रेंड अद्विक, इज इट क्लियर और नॉट क्लियर दोस्त? क्लियर है? एनी अदर क्वेश्चन? अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है साहब? क्रिस्टल क्लियर है मसला? हाँ सर क्लियर है। चलो अभी बात करेंगे हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड का। बट फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड के बारे में बात करने से पहले सर मजा आ जाता है अगर पूरे क्लास में अभी तक क्या हुआ है वो रिवाइज हुआ। ओके, सबसे पहले बताया डिमांड का डेफिनेशन। डिमांड का डेफिनेशन क्या बताया? क्वांटिटी कंज्यूम्ड, सुन लेना, क्वांटिटी कंज्यूम्ड at a particular price at a particular point of time by a consumer who is able to buy it and has the willingness to buy it. पर्टिकुलर प्राइस और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम लिखना भूलना मत। फिर हम लोगों ने पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कौन दिया था? अल्फ्रेड मार्शल। लॉ ऑफ डिमांड में अल्फ्रेड मार्शल बहुत सिंपल बात बोला। वो क्या बोला कि अगर कमोडिटी का खुद का प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगा, और कमोडिटी का खुद का प्राइस अगर घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ये दूसरी बात हुई।
फिर हम लोग ने देखा लॉ ऑफ डिमांड जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, मतलब लेफ्ट से राइट नीचे की तरफ गिर रहा होता है। क्यों? क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी घटता है, और प्राइस घटता है तो क्वांटिटी बढ़ता है। क्या बोल रहा था? हाँ ठीक है। इसके बाद था टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड में आपको बताएं इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब है एक कमोडिटी के लिए डिमांड, एक कमोडिटी के लिए डिमांड एट डिफरेंट प्राइसेस। क्या क्या डिमांड है कमोडिटी भाई? यहाँ पे यहाँ सुनना, हम लोग क्या किस किस के बारे में बात कर रहे हैं? इंडिविजुअल डिमांड के बारे में भाई। अ पर्टिकुलर कंज्यूमर डिफरेंट प्राइसेस पे क्या क्या क्वांटिटी डिमांडेड है। मार्केट डिमांड मतलब डिफरेंट प्राइसेस पर मार्केट का क्या क्या क्वांटिटी डिमांडेड है। फिर हम लोगों ने पढ़ा भैया डिराइव्ड डिमांड, नहीं उसके पहले ज्वाइंट डिमांड पढ़ा। ज्वाइंट डिमांड का मतलब डिमांड फॉर दोज गुड्स विच आर परचेस्ड टुगेदर, कार पेट्रोल यूज्ड ज्वाइंटली बेसिकली। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डिराइव्ड डिमांड, डिमांड फॉर दोज कमोडिटीज विच अराइज इनडायरेक्टली। कोई डायरेक्टली ये नहीं कंज्यूम कर रहा है बट इनडायरेक्टली इसके लिए डिमांड अराइज हो रहा है। डिराइव डिमांड ना? हाँ सर। फिर उसके बाद दोस्तों बातचीत आगे बढ़ा। डिराइव डिमांड के बाद हम लोगों ने पढ़ा, हाँ फिर हम लोगों ने पढ़ा कंपोजिट डिमांड। डिमांड उन कमोडिटीज के लिए जिनका यूजेस मल्टीपल है, जैसे मिल्क का, इलेक्ट्रिसिटी का, ये सारी चीजें। उसके बाद हम लोग पढ़े लास्टली एग्जांटे और एक्सपोस्ट डिमांड। एग्जांटे का मतलब क्या है? जो इसमें एस्टिमेटेड कौन सा, एग्जांटे या एक्सपोस्ट? एग्जांटे। Estimated demand in the upcoming future for a commodity is ex ante demand, and actual demand in the past for a commodity at a particular price is called exposed demand. पूरा चीज रिवाइज हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, क्रिस्टल क्लियर? ऑनलाइन वालों फटाफट बताओ यार। बिल्कुल बिल्कुल जी, मसला तो क्लियर है सर। सर अब हम लोग बात कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ठीक है ना? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड इज समथिंग जो मैं आज स्टार्ट करना नहीं चाहूंगा। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस लिखवा रहा हूं। क्या कीजिएगा, जब आप लोग घर पे जाइएगा ना, इन क्वेश्चंस का आंसर लिखिएगा बिना कुछ देखे। अगर लिख लिए सफाचट, आपका क्लास फुल्ली सक्सेसफुल रहा है। प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड? पहली बात। डिफाइन ex ante डिमांड, डिराइव्ड डिमांड और तुरंत तुरंत कर लेंगे ना आप लोग उसी दिन, तो बेसिकली क्या होगा कि आपको याद रहता है, फ्रेश रहता है, और लिख लेने से और भी बेटर हो जाता है। अब आप लोग एक दो दिन वेट करेंगे तो फिर वो दिक्कत वाली बात है। कंपोजिट डिमांड, ज्वाइंट डिमांड, एग्जांटे और डिराइव्ड। और क्वेश्चन 3, स्टेट द लॉ ऑफ सप्लाई। ओ सॉरी, लॉ ऑफ डिमांड, करेक्ट। फीलिंग्स को समझो ना, गलती क्यों पकड़ते हो? स्टेट द लॉ ऑफ डिमांड। ये तीनों क्वेश्चन का आंसर बैठ के अगर आप लोग लिख लेते हैं घर पे कायदे से, इज्जत से, बिना कहीं से छापे, अपने लैंग्वेज में लिखिए, कोई टेंशन नहीं है। यू आर देयर। समझ में आ गया? कहीं से कॉपी नहीं करना। ट्राई टू बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ यार। ये होमवर्क है, बस 3 क्वेश्चन, 10 मिनट से ज्यादा लगेगा नहीं, 10 से 12 मिनट से ज्यादा। ये कर लीजिए। और क्वेश्चन नोट डाउन हो जाए तो ऑनलाइन वालों बताइएगा फटाफट।
ओके, चलो जी, दैट्स इट फॉर द डे दोस्तों।